बात होती है मेसोपोटामिया से, यानी आज के इराक से। दजला और फरात नदियों के बीच फैली वही उपजाऊ जमीन जहां दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताएं विकसित हुईं। इसी क्षेत्र में लोगों ने एक अजीब प्राकृतिक घटना पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ जगहों पर जमीन की दरारों से एक काला, गाढ़ा और चिपचिपा तरल अपने आप बाहर निकलता था। उसकी गंध तेज थी, रंग बिल्कुल काला था और उसका व्यवहार पानी से बिल्कुल अलग था। किसी को नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी जिज्ञासा रही है। धीरे धीरे लोगों ने इस रहस्यमयी पदार्थ के साथ प्रयोग करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें इसकी एक अनोखी खासियत समझ में आ गई। जहां यह पदार्थ लगाया जाता, वहां पानी अंदर नहीं जाता था। यहीं से तेल का पहला उपयोग शुरू हुआ। सुमेरियन लोगों ने इस प्राकृतिक बिटुमेन का इस्तेमाल अपनी लकड़ी की नावों को जलरोधी बनाने के लिए करना शुरू किया। इसका फायदा तुरंत दिखाई देने लगा। नावें पहले से ज्यादा समय तक टिकने लगी, लंबी यात्राएं आसान हो गईं और नदियों के रास्ते व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ समय बाद लोगों ने सोचा कि अगर यह पानी को रोक सकता है तो शायद इमारतों में भी काम आ सकता है। उन्होंने इसे ईंटों के बीच भरना शुरू किया। इससे दीवारें पहले से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनने लगी। आज भी पुरातत्वविदों को प्राचीन बेबीलोन के खंडहरों में प्राकृतिक बिटुमेन के प्रमाण मिलते हैं। उस समय लोगों के लिए यह सिर्फ एक उपयोगी पदार्थ था। किसी ने यह नहीं सोचा कि यह धरती के भीतर कैसे बनता है। समय बीतता गया और यह काला पदार्थ मेसोपोटामिया से निकलकर मिस्र पहुंच गया, लेकिन यहाँ इसकी भूमिका पूरी तरह बदल गई। मिस्र के लोग मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानते थे। इसलिए मम्मी बनाने की प्रक्रिया में शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कई प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता था, जिनमें कुछ स्थानों पर प्राकृतिक बिटुमेन भी शामिल था। बाद के समय में अरबी भाषा में मूमिया शब्द प्राकृतिक बिटुमेन के लिए इस्तेमाल होने लगा और आगे चलकर मम्मी शब्द का संबंध भी इसी से जोड़ा गया। यानी जिस पदार्थ ने कभी नावों और इमारतों को मजबूत बनाया था, वही आगे चलकर राजाओं के शरीर को भी समय के असर से बचाने में काम आने लगा। लेकिन तेल की कहानी सिर्फ मेसोपोटामिया और मिस्र तक सीमित नहीं थी। लगभग उसी समय हजारों किलोमीटर दूर चीन के सिचुआन क्षेत्र में भी लोग इस रहस्यमयी काले तरल से परिचित हो चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इसे देखकर छोड़ नहीं दिया, उन्होंने इसे धरती से निकालने का तरीका खोज लिया। बांस के लंबे खोखले पाइप जमीन में गहराई तक डाले जाते थे, जिनकी मदद से प्राकृतिक गैस और कुछ जगहों पर यह काला तरल ऊपर लाया जाता था। जहां संभव होता उसका उपयोग रोशनी और गर्मी के लिए किया जाता। इंसान पहली बार धरती के भीतर छिपी ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख रहा था, बिना यह समझे कि वह वास्तव में किस चीज का उपयोग कर रहा है। इसके बाद इस काले पदार्थ ने एक और रूप दिखाया। प्राचीन फारस में ज्वलनशील तेल और प्राकृतिक डामर का उपयोग युद्ध में होने लगा। इतिहासकारों के अनुसार इनका इस्तेमाल जलते हुए तीरों और अग्नि अस्त्रों में किया जाता था। एक ही पदार्थ जो कहीं नावों को सुरक्षित बना रहा था, वही कहीं दुश्मन के किलों को आग के हवाले कर रहा था। पहली बार इंसान समझने लगा कि यह काला तरल सिर्फ उपयोगी नहीं, बेहद शक्तिशाली भी है। उधर यूनान में इस रहस्यमयी पदार्थ को बिल्कुल अलग नजर से देखा गया। कुछ चिकित्सकों ने प्राकृतिक तेल और बिटुमेन जैसे पदार्थों का उपयोग त्वचा और जोड़ों की कुछ समस्याओं के इलाज में करना शुरू किया। उन्हें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण नहीं पता था, लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि कच्चे तेल के कुछ प्राकृतिक घटकों में जीवाणुरोधी गुण पाए जा सकते हैं। यानी कई बार प्राचीन अनुभव आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले सही दिशा की ओर इशारा कर देता है। अब तक मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, फारस और यूनान जैसी कई महान सभ्यताएं इस काले पदार्थ का अलग अलग तरीकों से उपयोग कर रही थी। कहीं इससे नावें बन रही थी, कहीं इमारतें, कहीं दवाइयाँ और कहीं युद्ध के हथियार। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया में एक भी इंसान यह नहीं जानता था कि यह काला तरल आखिर है क्या, यह धरती के भीतर बनता कैसे है और करोड़ों साल तक जमीन के नीचे छिपा कैसे रहता है। इन सवालों का जवाब इंसान को बहुत बाद में मिला। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि तेल डायनासोरों के अवशेषों से बनता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। तेल की कहानी डायनासोरों से नहीं, उनसे भी करोड़ों साल पहले शुरू होती है। करीब 30 से 40 करोड़ साल पहले धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। जहाँ आज महाद्वीप है, वहाँ कभी विशाल समुद्र हुआ करते थे। इन समुद्रों में अरबों खरबों सूक्ष्म जीव रहते थे, इतने छोटे कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना भी संभव नहीं था। इनमें सूक्ष्म शैवाल, प्लवक और दूसरे समुद्री जीव शामिल थे। जब ये जीव मरते तो इनके अवशेष समुद्र की गहराई में जाकर जमा हो जाते। हर साल उनके ऊपर मिट्टी और रेत की नई परतें चढ़ती जाती, फिर एक और परत,
फिर उसके ऊपर एक और यही प्रक्रिया लाखों नहीं करोड़ों साल तक लगातार चलती रही। धीरे धीरे ये जैविक अवशेष धरती के भीतर और गहराई में दबते चले गए, लेकिन सिर्फ दब जाने से तेल नहीं बनता। असली बदलाव शुरू होता है धरती की गहराई में मौजूद गर्मी और दबाव से। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान और दबाव भी बढ़ता जाता है। करोड़ों साल तक यही गर्मी और दबाव उन जैविक अवशेषों को धीरे धीरे बदलते रहते हैं। सबसे पहले वे एक मोम जैसे पदार्थ में बदलते हैं जिसे वैज्ञानिक केरोजन कहते हैं। इसके बाद जब तापमान लगभग 60 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता है तो यही केरोजन टूटकर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में बदलने लगता है। अगर तापमान इससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो वही पदार्थ प्राकृतिक गैस में बदल सकता है। यानी तेल किसी एक दिन नहीं बनता, इसे बनने में लाखों नहीं करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। तेल वहीं नहीं रहता जहां वह बनता है, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए धीरे धीरे वह चट्टानों की महीन दरारों से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अगर रास्ते में उसे कोई ऐसी कठोर चट्टान मिल जाए जो उसे आगे न जाने दे तो वह उसी के नीचे जमा होने लगता है। इसी तरह धरती के भीतर विशाल तेल भंडार बनते हैं। यही वजह है कि जहाँ तेल बनता है जरूरी नहीं कि वहीं मिले भी। कई बार वह अपने बनने की जगह से कई किलोमीटर दूर जाकर इकट्ठा होता है, लेकिन इंसान को इस पूरी प्रक्रिया का कोई अंदाजा नहीं था। हजारों साल तक लोग सिर्फ उसी तेल का इस्तेमाल करते रहे जो अपने आप जमीन की सतह तक रिसकर बाहर आ जाता था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे ऐसे अनगिनत विशाल भंडार छिपे हुए हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर तेल जमीन के नीचे है तो उसे बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता? 19वीं सदी के मध्य तक यही सवाल पूरी दुनिया के सामने था। लोग जानते थे कि कुछ जगहों पर तेल अपने आप जमीन से बाहर निकल आता है, लेकिन किसी ने कभी यह साबित नहीं किया था कि उसे धरती की गहराई से भी निकाला जा सकता है। उधर दुनिया तेजी से बदल रही थी। यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। शहरों की आबादी बढ़ रही थी, कारखाने लगातार बन रहे थे और रात में रोशनी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। ज्यादातर घरों और पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। उस समय ज्यादातर घरों और सड़कों पर रोशनी के लिए व्हेल के तेल का इस्तेमाल होता था, लेकिन एक समस्या लगातार बड़ी होती जा रही थी। व्हेल का शिकार इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसका तेल महंगा भी होता जा रहा था और सीमित भी। A great hangout. ईंधन की जरूरत थी और तभी एक नई खोज ने उम्मीद जगाई। सन 1846 में कनाडा के भूवैज्ञानिक अब्राहम गैसनर ने कच्चे तेल से एक साफ और अपेक्षाकृत सुरक्षित ईंधन तैयार किया। उन्होंने उसका नाम रखा केरोसिन। कुछ ही वर्षों में यह रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे लोकप्रिय ईंधनों में शामिल हो गया। अब पहली बार लोगों ने महसूस किया कि अगर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल मिल जाए तो उससे एक बहुत बड़ा उद्योग खड़ा किया जा सकता है। लेकिन समस्या वही थी, तेल चाहिए तो मिलेगा कहां से? ज्यादातर लोग मानते थे कि तेल की खोज किस्मत पर निर्भर करती है। अगर कहीं वह अपने आप बाहर निकल रहा है तो ठीक, वरना उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं। लेकिन हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जो दूसरों की तरह सोचना स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, एडविन ड्रेक। दिलचस्प बात यह है कि वे न वैज्ञानिक थे, न इंजीनियर और न ही भूवैज्ञानिक। वे एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे जिन्हें एक छोटी सी तेल कंपनी ने पेंसिल्वेनिया भेजा था। उनका काम था जमीन में ड्रिल करना और यह पता लगाना कि क्या नीचे से तेल निकाला जा सकता है। महीने बीते गए, पैसा कम पड़ने लगा, कंपनी का भरोसा भी डगमगाने लगा, लेकिन ड्रेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार खुदाई जारी रखी और फिर 27 अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया के छोटे से शहर टाइटसविल में लगभग 69 फीट की गहराई पर अचानक ड्रिल पाइप से एक काला तरल ऊपर आने लगा। वही काला तरल जिसे कभी मेसोपोटामिया के लोगों ने जमीन से रिश्ते हुए देखा था। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार इंसान उसका इंतजार नहीं कर रहा था। उसने पहली बार उसे धरती की गहराई से निकाल लिया था। यही था दुनिया का पहला सफल व्यावसायिक तेल कुआं। उस एक खोज ने सिर्फ तेल नहीं निकाला, उसने एक नए उद्योग को जन्म दिया। कुछ ही महीनों में हजारों लोग पेंसिल्वेनिया पहुंचने लगे। जहां कल तक खेत थे वहां अब दर्जनों ड्रिलिंग टावर दिखाई देने लगे। जमीन की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी। कई साधारण किसान कुछ ही समय में अमीर बन गए। हर किसी को उम्मीद थी कि अगला तेल का कुआं शायद उसकी जमीन के नीचे ही हो। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक आदमी ऐसा भी था जिसकी नजर तेल पर नहीं बल्कि पूरे कारोबार पर थी। उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ा मुनाफा तेल खोजने में नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करने में है। और वही आदमी आगे चलकर दुनिया का सबसे ताकतवर उद्योगपति बना। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर।
जब पूरी दुनिया तेल खोजने की दौड़ में लगी थी, रॉकफेलर कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया था कि तेल निकालना एक बात है, लेकिन उससे लगातार पैसा कमाना बिल्कुल अलग बात है। उस समय तेल उद्योग पूरी तरह अव्यवस्थित था। कभी तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती, तो कभी इतनी गिर जाती कि कई कंपनियां एक ही झटके में बंद हो जाती। आज कोई करोड़पति बनता, तो कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति कर्ज में डूब जाता। रॉकफेलर ने यह सब बहुत ध्यान से देखा और यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें बाकी सभी लोगों से अलग बना दिया। उन्होंने ड्रिलिंग में पैसा लगाने के बजाय तेल को साफ करने और बेचने के कारोबार पर ध्यान दिया, क्योंकि जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल सीधे किसी काम का नहीं था, उसे रिफाइन करना पड़ता था। तभी उससे केरोसिन, लुब्रिकेंट और दूसरे उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते थे। सन 1863 में रॉकफेलर ने अपनी पहली रिफाइनरी में निवेश किया। जैसे जैसे केरोसिन की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका कारोबार भी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रिफाइनरी नहीं थी, उनकी असली ताकत थी रणनीति। उन्होंने समझ लिया था कि अगर तेल को सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, तो बाजार पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। उस समय रेलवे ही तेल ढोने का सबसे बड़ा साधन था। रॉकफेलर ने रेलवे कंपनियों के साथ विशेष समझौते किए। जब दूसरे व्यापारी पूरा किराया देते थे, तब उनकी कंपनी बहुत कम कीमत पर तेल भेजती थी। इससे उनका खर्च घट गया। उन्होंने अपने उत्पाद सस्ते दाम पर बेचने शुरू किए। बाकी कंपनियां इतनी कम कीमत पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। कई कंपनियां बंद हो गईं और जो बची उन्हें रॉकफेलर ने खरीद लिया। धीरे धीरे छोटी छोटी रिफाइनरियां एक एक करके उनकी कंपनी का हिस्सा बनती चली गई। फिर सन 1870 में उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, स्टैंडर्ड ओनेल। आने वाले कुछ वर्षों में यही कंपनी अमेरिकी तेल उद्योग की सबसे बड़ी ताकत बन गई। सिर्फ एक दशक के भीतर अमेरिका में रिफाइन होने वाले लगभग 90% तेल पर स्टैंडर्ड ओनेल का नियंत्रण था। रॉकफेलर की संपत्ति लगातार बढ़ती गई, इतनी कि उन्हें इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाने लगा। आज के मूल्य के हिसाब से उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 400 अरब डॉलर के बराबर मानी जाती है। लेकिन जितनी तेजी से उनका साम्राज्य बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से विरोध भी बढ़ रहा था। सरकार को डर था कि अगर एक ही कंपनी पूरे तेल उद्योग को नियंत्रित करने लगी, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। आखिरकार सन 1911 में अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि स्टैंडर्ड ओनेल को कई अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाए। सरकार को लगा इससे रॉकफेलर की ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। नई कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ती चली गईं और रॉकफेलर उन सभी में हिस्सेदार बने रहे। यानी जिस फैसले को उनकी सबसे बड़ी हार माना जा रहा था, वही फैसला उन्हें पहले से भी ज्यादा अमीर बना गया। लेकिन इसी दौरान दुनिया भी बदल रही थी। अब तक तेल का सबसे बड़ा उपयोग रोशनी के लिए होता था, लेकिन एक नया आविष्कार तेल की अहमियत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वह आविष्कार था इंटरनल कंबशन इंजन। 19वीं सदी के आखिर तक तेल का सबसे बड़ा उपयोग रोशनी के लिए बनने वाले केरोसिन में होता था। लेकिन जैसे जैसे इंजन विकसित होने लगे, वैसे वैसे कच्चे तेल की असली ताकत सामने आने लगी। सबसे बड़ा बदलाव लाया पेट्रोल ने। 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने पहली सफल पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई। शुरुआत में लोगों ने इसे एक नया प्रयोग समझा। उन्हें नहीं लगा कि यह दुनिया बदल देगा, लेकिन कुछ ही वर्षों में सड़कों पर मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी। फिर आया हेनरी फोर्ड। सन 1908 में उन्होंने मॉडल टी लॉन्च की। यह पहली ऐसी कारों में से थी जिसे आम लोग भी खरीद सकते थे। फोर्ड ने असेंबली लाइन तकनीक अपनाई, जिससे कार बनाना तेज और सस्ता हो गया। कुछ ही वर्षों में अमेरिका की सड़कों पर लाखों कारें दौड़ रही थी। फिर ट्रक आए, बसें आईं, ट्रैक्टर आए। धीरे धीरे हर नई मशीन तेल से मिलने वाले ईंधन पर निर्भर होने लगी। अब तेल सिर्फ रोशनी का साधन नहीं था, वह पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की तेल पर निर्भरता बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक नया सवाल भी पैदा हो रहा था। इतना सारा तेल आएगा कहां से? 20वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन चुका था। लेकिन वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि धरती के नीचे अब भी बहुत बड़े तेल भंडार छिपे हुए हैं। और फिर एक के बाद एक ऐसी खोजें हुई जिन्होंने पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल दिया। 1908 आज के ईरान में एक ब्रिटिश अभियान ने विशाल तेल भंडार की खोज की। यह मध्य पूर्व का पहला बड़ा व्यावसायिक तेल क्षेत्र था। कुछ ही वर्षों में ब्रिटेन ने यहाँ से बड़े पैमाने पर तेल निकालना शुरू कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1932 सऊदी अरब में तेल की तलाश शुरू हुई। शुरुआती कई साल लगातार असफलताएं मिली।
कई लोगों को लगने लगा कि यहाँ तेल है ही नहीं, लेकिन 1938 में तेहरान के पास दम्माम वेल नंबर 7 से इतनी बड़ी मात्रा में तेल निकला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। यही वह खोज थी जिसने सऊदी अरब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद कुवैत में, इराक में, अबू धाबी में और पूरे खाड़ी क्षेत्र में एक के बाद एक विशाल तेल भंडार खोजे जाने लगे। कुछ ही दशकों में दुनिया को समझ आ गया कि सबसे बड़ा तेल भंडार अमेरिका में नहीं बल्कि मध्य पूर्व की रेत के नीचे छिपा है। धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां इन देशों में पहुंचने लगी। उन्होंने तेल निकालने के लिए बड़े बड़े समझौते किए। शुरुआत में ज्यादातर मुनाफा विदेशी कंपनियों के पास जाता था, जबकि तेल इन देशों की धरती से निकल रहा था। लेकिन समय के साथ तेल उत्पादक देशों ने भी अपनी ताकत को समझना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया उनके तेल के बिना नहीं चल सकती। और फिर 1960 में सऊदी अरब दुनिया उनके तेल के बिना नहीं चल सकती। और फिर 1960 में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, ओपेक। इस संगठन का उद्देश्य था तेल के उत्पादन और कीमतों पर तेल उत्पादक देशों का नियंत्रण बढ़ाना। शुरुआत में दुनिया ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही साल बाद ओपेक ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। और पहली बार दुनिया को एहसास हुआ कि तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। साल 1973 में मध्य पूर्व में एक युद्ध छिड़ गया। कई पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया। इसके जवाब में कई अरब तेल उत्पादक देशों ने तेल का उत्पादन घटा दिया और कुछ देशों को उसकी आपूर्ति रोक दी। दुनिया ने पहली बार देखा कि सिर्फ तेल की सप्लाई कम होने से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कुछ ही हफ्तों में तेल की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लग गईं, कारखानों का खर्च बढ़ गया, महंगाई तेज हो गई और दुनिया को समझ आ गया कि आधुनिक जीवन का लगभग हर हिस्सा किसी न किसी रूप में तेल पर निर्भर है। अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो यह सिर्फ एक काले तरल की कहानी नहीं है, यह मानव सभ्यता की कहानी है। 4000 साल पहले मेसोपोटामिया के किसानों ने जमीन से रिसते हुए एक अजीब काले पदार्थ को देखा था। उन्हें नहीं पता था कि वही पदार्थ एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाएगा, सबसे अमीर लोगों को जन्म देगा, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाएगा और देशों की राजनीति तक बदल देगा। तेल ने इंसान को रोशनी दी, गति दी, उद्योग दिए और आधुनिक दुनिया बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसी तेल ने हमें यह भी सिखाया कि जब पूरी सभ्यता एक ही संसाधन पर निर्भर हो जाती है तो उसकी ताकत भी वही बनता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। शायद यही तेल के इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। धरती के भीतर